हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 92 पर। लास्ट पैराग्राफ जो है उस पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या बात बताई गई है कि जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एंड अर्बन डिमांड फॉर फूड स्टफ एंड लग्जरी एंड लास्ट द सर्किट ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पर क्या बताई गई है कि जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जो होना शुरू हो चुका था और जो अर्बन डिमांड बढ़ चुकी थी फूड स्टफ़ की और लग्जरीज़ की, इससे क्या हुआ, जो दायरा था एक्सचेंज का, जो चीज़ों को एक्सचेंज करना इन्होंने शुरू कर दिया था व्यापार करने के लिए, उसका दायरा और ज़्यादा बढ़ गया। ज्योग्राफी फेवर्ड द मुस्लिम एम्पायर विच स्प्रेड बिटवीन द ट्रेडिंग जोन ऑफ इंडियन ओशन एंड द मेडिटेरियन। अब जो ज्योग्राफी थी उसने भी जो मुस्लिम एम्पायर को बहुत ज़्यादा फेवर किया और जो ट्रेड जोन था वो कहाँ तक फैला हुआ था, इंडियन ओशन से लेकर मेडिटेरियन तक फैला हुआ था। 4-5 सेंचुरीज, लगभग 5 सेंचुरीज तक अरब एंड ईरानियन ट्रेडर्स मोनोपलीज द मैरीटाइम ट्रेड बिटवीन चाइना, इंडिया एंड यूरोप। 5 सेंचुरी तक जो अरब से ईरानियन ट्रेडर्स थे उनकी मोनोपोलिस थी समुद्री व्यापार पर। किसके साथ व्यापार करते थे ये? चाइना, इंडिया और यूरोप के साथ व्यापार करते थे। दिस ट्रेड पास थ्रू 2 मेजर रूट्स नेमली द रेड सी एंड द पर्सियन गल्फ। अभी जो व्यापार किया जाता था 2 मेजर रूट्स थे इसके। कौन से रूट्स थे? द रेड सी और पर्सियन गल्फ। हाई वैल्यू गुड्स सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड सच एज स्पाइसेस, टेक्सटाइल, पर्सलेन एंड गन पाउडर। जो महंगा सामान होता था उनको लंबी डिस्टेंस के जो दूरियों पर, जो लंबी दूरी के व्यापारों में किया जाता था। कौन कौन सी चीज़ें व्यापार किया जाता था? स्पाइसेस का, टेक्सटाइल का, जो चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन होते थे, सामान होता था उनका, और गन पाउडर का। वर्शिप फ्रॉम इंडिया एंड चाइना, इनको मतलब कि इंडिया और चाइना से शिफ्ट किया जाता था। रेड सी पोर्ट जो अडान की थी, और आयदाबाद एंड द गल्फ पोर्ट ऑफ सिराफ एंड बसरा। ये जो यहाँ पर आपको ये रेड पोर्ट बताई है और गल्फ पोर्ट बताई है सिराफ की, बसरा की, यहाँ पर इनको भेजा जाता था। द मर्जेंटाइज वाज कैरिड ओवरलैंड इन कैमल कारवान टू द वेयर हाउस। अब यहाँ से क्या होता था कि जो सामान होता था इसे लैंड पर जब ये आ जाता था तो उसके बाद जो कैमिल के कारवां होते थे वहाँ से उन कैमिल्स पे लाद कर इनको वेयर हाउसेस में भेजा जाता था। ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड मैगजीन विच वाज अ सिमिलर कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। अभी जो वेयर हाउसेस क्या है, मतलब कि हमें पता ही है कि स्टोर हाउसेस जो बड़े बड़े जहाँ पर रखे होते थे, कहाँ के? बगदाद के, दमास्कस के और एलिपो के। किस लिए भेजा जाता था? लोकल कंजप्शंस के लिए। और आगे इनको वहाँ से और आगे भेज, जितना लोकल कंजप्शन करना वहाँ कर दिया, और उसके बाद जितना आगे भेजना उसको आगे भेज दिया जाता था। द कारवान्स पासिंग थ्रू द मक्का गोट बिगर वैन एवर द हज coincide with the sailing season इन द इंडियन ओशन। अब ये जो कारवान होते थे वो और ज़्यादा बड़े हो जाते थे जब हज का सीज़न होता था, और समुद्री यात्राओं में हज के यात्री जैसे बहुत ज़्यादा हो जाते थे तो भीड़ हो जाती थी, तो क्या होता था कारवां और ज़्यादा बहुत बड़ा हो जाता था जब सेलिंग सीज़न होता था इंडियन ओशन में हज की वजह से। एट द मेडिटेरियन एंड ऑफ दीज ट्रेड रूट्स export to Europe from the port of Alexandria were handled by Jewish merchants, some of whom traded directly with India, as can be seen from the letter preserved in the Ganija collection। अब यहाँ पर क्या बताया है कि जो ये व्यापार किया जा रहा था, एक्सपोर्ट किया जा रहा था, जो यूरोप से मेडिटेरियन के जो सिरे से जो व्यापार किया जा, जो ट्रेड रूट्स थे, और जो एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोप को, जो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट थी, इनको हैंडल किया जाता था जेविश जो मर्चेंट्स थे उनके द्वारा, और कुछ को डायरेक्टली ट्रेड किया जाता था इंडिया के साथ। अब ये सब हमें पता कहाँ से चलता है कि जो लेटर जो जिनको प्रिजर्व किया गया है गैनिजा कलेक्शन के अंदर,
जो भी लेटर थे ना उस समय के लेन देन के जो भी किए जाते थे, किसके साथ क्या व्यापार किया है, तो उनको प्रिजर्व यहाँ पर किया गया है गैनिंजा कलेक्शन के अंदर। However, from the 10th century से the Red Sea route gained greater importance due to the rise of Cairo as a center of commerce। जो रेड सी रूट था इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल चुका था, क्योंकि राइज हो चुका था कैरियो शहर का एक सेंटर ऑफ कॉमर्स के तौर पर, एंड द पावर एंड ग्रोइंग डिमांड फॉर ईस्टर्न गुड्स। अब जो पावर थी वो बढ़ रही थी और जो डिमांड थी वो भी बढ़ रही थी ईस्टर्न सामान की। ट्रेडिंग जो सिटीज़ थी इटली की वहाँ पर, इस वजह से जो रेड सी रूट था इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो थी वो बढ़ गई थी। टुवर्ड द ईस्टर्न एंड, ईस्टर्न सिरे की तरफ, पूर्वी सिरे की तरफ, कारवां ऑफ द ईरानियन मर्चेंट सेट आउट फ्रॉम बगदाद अलोंग द सिल्क रूट टू चाइना। जो कारवान थे ईरानियन मर्चेंट्स के, वो बगदाद से लेकर सिल्क रूट जो चाइना थे वहाँ पर ये व्यापार करते थे। कहाँ से, कौन से रास्ते से? वाया द ओएसिस सिटीज़ ऑफ बुखारा, जो ओएसिस सिटी थे बुखारा, समरकंद, यहाँ से टू ब्रिंग सेंट्रल एशियन एंड चाइनीज़ गुड, ताकि जो सेंट्रल एशियन और जो चाइनीज सामान है उसको लेकर आ सकें। साथ में क्या लेकर आते थे? पेपर भी ये लोग लेकर आते थे। ट्रांसोक्सनिया also formed an important link in the commercial network which extended north to Russia and Scandinavia from the exchange of European goods and Slavic captive। अब यहाँ पर क्या बताया गया है आपको कि ये जो ट्रांसक्सनिया जो शहर था इसका भी इम्पोर्टेंट जो है एक लिंक बन चुका था कमर्शियल नेटवर्क का। और यहाँ कहाँ तक ये फैल चुका था? ये नॉर्थ रशिया तक और स्क्वेडिनेविया तक। अब यहाँ पर क्या सामान जो था वो भेजा जाता था या एक्सचेंज किया जाता था? ये जो यूरोपियन सामान होता था। और स्लाविक कैप्टिव, यहाँ पे स्लाविक कैप्टिव क्या है? स्लेव्स के लिए यूज़ किया गया है इस वर्ड को। जो स्लाव जो गुलाम होते थे उनका एक्सचेंज यहाँ पर किया जाता था। इस्लामिक कॉइन यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ दीज गुड्स, जो इस्लामिक कॉइन्स होते थे उनको ये सामान को पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। वर फाउंड इन होर्ड्स डिस्कवर्ड अलोंग द वोल्गा रिवर इन द बाल्टिक रीजन। अब ये बहुत मात्रा में मिले हैं कहाँ पर? जिन मतलब इस्लामिक जो मुद्राएं थी जिनसे ही पेमेंट की जाती थी सामान की, वो मिले हैं वोल्गा रिवर और जो बाल्टिक रीजन है उसके आसपास। मेल एंड फीमेल तुर्किश स्लेव्स टू वर परचेज इन दीज मार्केट्स फॉर द कोर्ट्स ऑफ द खलीफा एंड सुल्तान। जो मेल और फीमेल तुर्की स्लेव्स होते थे, गुलाम होते थे, उनको ख़रीदा जाता था इस मार्केट के अंदर। कहाँ के लिए, किसके लिए? जो खलीफा होते थे उनकी कोर्ट्स के लिए, उनके दरबार के लिए और सुल्तान के लिए। तो यहीं से स्लेव्स की खरीद फरोख्त की जाती थी। नेक्स्ट है हमारा द फिस्कल सिस्टम। फिस्कल सिस्टम जैसे सरकारी धन हो जाता है ना, गवर्नमेंट की जो मनी होती है उसके लिए यूज़ किया गया है। एंड मार्केट एक्सचेंज इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। जो सरकारी धन था और जो मार्केट एक्सचेंज बढ़ रही थी, इससे क्या हुआ? जो मनी थी सेंट्रल इस्लामिक लैंड की, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई। कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर वर मिंटेड एंड सर्कुलेटेड। जो कॉइन्स से गोल्ड के, सिल्वर के या कॉपर के, उनको ढाला जाता था। मिंटेड मतलब छापा जाता था या ढाला जाता था, एंड सर्कुलेटेड और उनको सर्कुलेट किया जाता था। ऑफन इन बैग सील्ड बाय मनी चेंज, और उनको कैसे, मतलब कि एक बैग के अंदर उनको सील कर दिया जाता, जो मनी चेंजर होते थे उनके द्वारा। टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि जो भी सामान लेना है, सर्विस लेने, उसके बदले में उसको पे किया जा सके। मतलब एक पोटली सी बना देते थे और उसके ऊपर उसके अंदर उस धन को रख दिया जाता था और सील कर दिया जाता था मनी चेंजर्स के द्वारा, ताकि सामान खरीदा और बेचा जा सके, जो भी पेमेंट है वो की जा सके।
गोल्ड केम फ्रॉम अफ्रीका, गोल्ड कहाँ से आया, अफ्रीका से आया। सिल्वर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सिल्वर कहाँ से आई, सेंट्रल एशिया से आई। प्रीशियस मेटल एंड कॉइन ऑल्सो केम फ्रॉम यूरोप, जो प्रीशियस मेटल्स थी और कॉइन्स थे वो कहाँ से आए, यूरोप से आए। विच यूज्ड दीज टू पे फॉर इट्स ट्रेड विद द ईस्ट, और इनको ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए इन चीज़ों को यूज़ किया जाता था या पे किया जाता था इन्हीं से। राइजिंग डिमांड फॉर द मनी फोर्स पीपल टू रिलीज देयर एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, अब डिमांड बढ़ रही थी मनी की, इससे क्या हुआ कि लोगों को रिलीज़ करना पड़ा अपना जो इकट्ठा करके उन्होंने जो भी धन रखा हुआ था रिजर्व के अंदर, उसको भी उनको मार्केट में लेकर आना पड़ा। एंड आइडल वेल्थ इनटू सर्कुलेशन, और उस वेल्थ को उनको सर्कुलेट करना पड़ा आगे। क्रेडिट कंबाइंड विद करेंसीज टू ऑयल द व्हील ऑफ कॉमर्स, अब जैसे उधार का कारोबार जो शुरू कर दिया गया था उससे भी क्या हुआ, वो भी मुद्राओं से जोड़कर अब जो था करना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका था, मतलब उसको भी आगे गति मिली, उधार से भी आगे व्यापार किया जाने लगा। द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड टू द मिडिवल इकोनॉमिक लाइफ वॉज द डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर मैथड ऑफ पेमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अब बहुत ज़्यादा जो ग्रेट कंट्रीब्यूशन था मुस्लिम वर्ल्ड का क्या था, मिडिवल इकोनॉमिक लाइफ का, कि जो डेवलपमेंट हुए थे मेथड पेमेंट करने का भी, किस प्रकार से पेमेंट करना है और किस प्रकार से बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना, ये मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है। लेटर्स ऑफ क्रेडिट, साक, साक वर्ड यूज़ किया गया है लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए यहाँ पर, जो लिख के जो हाँ, जो दस्तावेज लिख के मतलब कि जिसके लिए क्रेडिट वगैरह लिख के दिया जाता था। एंड बिल्स ऑफ द एक्सचेंज, और जो बिल्स थे एक्सचेंज के वर यूज्ड बाय मर्चेंट्स एंड बैंकर्स, ये मर्चेंट्स और बैंकर्स के द्वारा यूज़ किए जाते थे टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह मनी को भेजने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, और इंडिविजुअल टू अनदर, या किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे को देना है उसके लिए। मतलब अब मुद्राओं की बजाय क्या साख का यूज़ किया जाने लगा था, जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता था। ठीक है। द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ कमर्शियल पेपर freed merchant from the need to carry cash everywhere and also made their journey suffer, अब देखो अब क्या हो चुका है, पहले ये क्या करते थे, मुद्राओं को लेकर चलते थे, पैसा लेकर जाते थे व्यापार करने के लिए व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन अब क्या हुआ, एक रिटन डॉक्यूमेंट साथ जो था वो चलने लग पड़ा। अब इससे क्या हुआ कि जो व्यापारी थे क्या हुआ, वो एकदम फ्री हो गए कि अब वो कैश लेकर जाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जिससे क्या कि वो अपनी जर्नी को और ज़्यादा सेफ समझते थे कि रास्ते में उनको कोई लूट नहीं पाएगा, इस तरह से वो अपनी जर्नी को अब सेफ समझने लग गए थे। द खलीफा टू यूज़ द सक टू पे द सैलरीज और रिवार्ड पोइट्स एंड मिनिस्ट्रल्स, जो भी इनके पोइट और मिनिस्ट्रल्स होते थे उनको जो खलीफा ने रिवार्ड देना था या सैलरीज देना था उसके लिए साख का यूज़ करता था। साख क्या है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, साख एक रिटन डॉक्यूमेंट होता था, लिखित दस्तावेज। नेक्स्ट है although it was customary for merchants to set up family business, हालांकि एक रिवाज होता था कि व्यापारी क्या करें, अपने जो फैमिली के बिजनेस है उनको सेटअप करें, जो फैमिली का बिजनेस उसी को चलाएं, या फिर स्लेव्स को एम्प्लॉय करें, भाई इनको काम दे, अपना काम चलाने के भी उनका जो भी काम है वो स्लेव्स करें। फॉर्मल बिजनेस अरेंजमेंट वर ऑल्सो कॉमन, जो फॉर्मल बिजनेस के अरेंजमेंट होते थे वो भी कॉमन होते थे, इन बीच जिसमें क्या होता था, क्या सिस्टम होता था, स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर क्या होता था, एंट्रस्टेड कैपिटल टू द ट्रैवलिंग मर्चेंट, वो पैसा लगाता था जो भी ट्रैवलिंग मर्चेंट होता था उसके साथ, एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन एन एग्रीड प्रोपोर्शन, और जो भी लॉस होता था या प्रॉफिट होता था उसको आपस में बांट लेते थे। अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ इजी लैंग्वेज में। यहाँ पे क्या है, साइलेंट पार्टनर क्या होता है कि जैसे देखो दो व्यक्ति हैं, एक बाहर जाके सामान खरीद के लाता है, सारा काम करता है, और स्लीपिंग पार्टनर क्या हो जाएगा, जो सिर्फ उसको पैसा दे रहा है, तूने बिजनेस करना है, इतना पैसा मेरा लगा दे और मैं कुछ नहीं करूँगा, तू नहीं करना है, जो प्रॉफिट आएगा उसको हम आपस में बांट लेंगे। वो पहले से ही मतलब जो एग्रीड प्रोपोर्शन होता है उसके अकॉर्डिंग फिर ये लोग बिजनेस करते हैं, तो वो उस तरीके से भी बिजनेस जो था वो किया जा रहा था। इस्लाम डिड नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम मेकिंग मनी सो लॉन्ग एज सर्टेन प्रोहिबिशन वर रिस्पेक्टेड, इस्लाम ने कभी भी जो है ना भाई पैसा बनाने को रोका नहीं है, भाई पैसा मत बनाओ, पैसा मत कमाओ, इसके लिए रोका नहीं है। हालांकि सिर्फ ये है कि जो उन्होंने रोक लगाई हुई है
भाई उसकी पालना होनी चाहिए। भाई जो उन्होंने रोका हुआ है ना ये काम नहीं करना, क्या रोका हुआ था, सूदखोरी को, भाई ब्याज नहीं ले खाना किसी से, ये इस्लाम में हराम है ब्याज लेना किसी से, ठीक है। लेकिन अब उसका भी क्या था, इन्होंने क्या तरीका निकाला हुआ था, पढ़ते हैं आगे हम। फॉर इंस्टेंस इंटरेस्ट बियरिंग ट्रांजेक्शन वर अनलॉफुल, अवैध थी, मतलब कि जो इंटरेस्ट जिसमें खाने का काम होता था, जिससे इंटरेस्ट आना है, वो कानून के खिलाफ थी। ऑल द पीपल circumvented usury in ingenious ways such as borrowing money in one type of coin and paying in another while discussing the interest as a commission on currency exchange। अब इसका भी इन्होंने क्या किया, एक इस प्रकार का जो है ना तरीका निकाला कि जैसे ये सरकमवेंस का मीनिंग है नियम से, जो भी नियम बनाए हो तो उससे बचने का एक उपाय निकाला इन्होंने। यूजरी जो इन्होंने मतलब कि इंटरेस्ट नहीं खाना था उससे बचने का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग है कि उपाय निकाला सूद से बचने का, भाई सूद नहीं खाना लेकिन उससे हम काम कैसे करें उसका एक तरीका निकाला बड़ी चालाकी के साथ, इंजीनियस भी होगा चालाकी के साथ। भाई जो बोरोइंग मनी, जो उधार पैसा लेना है ना, वो एक टाइप के कॉइन का लेना है, और जो पे करना है वो दूसरे टाइप के कॉइन से पे करना है। तो इससे क्या होगा, जो छुपा हुआ इंटरेस्ट है, भाई जब वो पैसे को एक्सचेंज करवाएंगे, उसको मनी को एक्सचेंज करवाएंगे, तो उसको वो कमीशन के तौर पर खाएंगे। करेंसी एक्सचेंज जब होगी ना, तो उसको जो भी कमीशन मिलेगी तो उससे वो मतलब कि उनकी वो इंटरेस्ट नहीं होगा, वो उनकी कमीशन होगी। तो इंटरेस्ट की बजाय कमीशन ये लोग इस प्रकार से खाने लग गए थे। अब यहाँ लास्ट पैराग्राफ है, मैनी टेल्स फ्रॉम द थाउजेंड्स एंड वन नाइट, अलिफ लैला जो पहले सीरियल भी आता था टीवी के अंदर, वाह लैला अलिफ लैला। तो अब इसके अंदर क्या है, गिव अस अ पिक्चर ऑफ मिडिवल इस्लामिक सोसाइटी, हमें जो मिडिवल इस्लामिक सोसाइटी है उसकी पूरी तस्वीर हमें देखने को मिलती है। फीचरिंग करेक्टर्स सच एज सेलर, इसके अंदर कौन कौन से करेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, सेलर्स भी देखने को मिलते हैं, स्लेयर्स भी देखने को मिलते हैं, मर्चेंट्स भी, मनी चेंजर्स भी। तो ये सारे करेक्टर जो हैं हमें उसके अंदर अलिफ लैला के अंदर देखने को मिलते हैं। आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अगर यहाँ तक किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।